हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बायोलॉजी के जैव प्रक्रम चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी सबसे पहले हम लोग समझते हैं रंध्र को। रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोमेटा कहते हैं। इंग्लिश में रंध्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अब ये रंध्र क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कह रहा है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें ही रंध्र कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, केवल पत्तियों में जो छिद्र होती है उसी को रंध्र नहीं कहते हैं, बल्कि पेड़ पौधों के तनों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कहाँ पे? एपिडर्मिस में। ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं दोस्तों? उसको भी हम लोग स्टोमेटा कहते हैं या फिर रंध्र कहते हैं। आइए थोड़ा सा एक पत्ती की सहायता से हम लोग रंध्र को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है? एक पत्ती है। ये क्या है दोस्तों? आपका एक पत्ती है। तो यहाँ पे हमने किसको लिया हुआ? खुले हुए रंध्र छिद्र को। तो आपका ये क्या है दोस्तों? आपका ये एक पत्ती है। क्या है? हरे पत्ती है। ठीक है, और ये आपको ऐसे जो दिख रहा है, यहां पे थोड़ा सा देखिए, ये एक जोड़ा इस तरह से है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक जोड़ा इस तरह से जो है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। अभी द्वार कोशिका को भी समझेंगे, घबराने वाली बात है नहीं। और यहाँ पे बीच में आप देख रहे होंगे खाली जगह दिख रहा है। ऐसे हम बड़ा दिखा रहे हैं इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, नहीं तो ऐसे हम लोग पत्तियों के छिद्र को नहीं देख सकते हैं बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, अर्थात बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग नहीं देख सकते हैं जब तक उसकी सहायता नहीं लेंगे। तो ये छिद्र जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये छिद्र, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? रंध्र कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे, ये तो रंध्र हम लोगों को समझ में आ गया। अब इस रंध्र के क्या कार्य होते हैं इसको भी हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराना है नहीं। घबराओगे तो फिर कैसे होगा भाई, बताइए? घबराने से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको इतना छोटा छोटा रंजक दिखाई दे रहा है, इतना छोटा छोटा वर्णक जो दिखाई दे रहा है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या फिर हरित लवक कहते हैं। दोस्तों, हम लोग क्लोरोप्लास्ट को इससे पहले वाला वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि रंध्र के क्या कार्य होते हैं। ये छिद्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या कार्य होता है भाई, इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। लेकिन जब ये बंद हो जाता है, ये छिद्र बंद हो जाता है भाई, तो किस तरह से दिखता है? इस तरह से ये बंद हो जाता है। क्या होता है? यहाँ पे ये छिद्र ठो बंद हो जाता है दोस्तों। तो ये हम लोगों का खुला रंध्र वाला पत्ती था और ये बंद रंध्र वाला पत्ती है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा रंध्र के कुछ प्रमुख कार्यों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो रंध्र का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना होता है। पहला कार्य क्या होता है इसका? प्रकाश संश्लेषण के लिए, देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो जैसे हमने इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया हुआ है कि ये जो आपका रंध्र दिख रहा है भाई, ये जो आपका रंध्र दिख रहा है ना, इस रंध्र, जब ये रंध्र खुल जाता है, ये रंध्र क्या होता है? खुल जाता है दोस्तों। तो यहां से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए यहां से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? अंदर चला जाता है। उसके बाद बचा खुचा जो जल होता है, बचा खुचा
जो जल होता है इन्हीं छिद्रों के द्वारा निकलता है। लेकिन किस फॉर्म में निकलता है भैया? तो याद रखना वो आपका वाष्प के फॉर्म में निकलता है। यहां पे हमने लिखा हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा क्या होते हैं? निकल जाते हैं। लेकिन कौन से जल निकल जाते हैं भाई? ये तो भी समझना है, कौन से जल निकल जाते हैं? तो भैया जो बचा खुचा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के बाद जो अपशिष्ट जल बच जाता है या फिर बचा खुचा हुआ जो पानी बच जाता है, उस पानी को अब पेड़ पौधे तो रखेंगे नहीं, तो क्या करता है दोस्तों? ये जलवाष्प के रूप में इन्हीं छिद्रों की सहायता से क्या करता है? जल को निकाल दिया जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा द्वार कोशिका को समझते हैं। ये जो आपको हमने कोशिका दिखाया एक जोड़ा, ये देखिए ये कोशिका, और इधर भी आपको दिख रहा होगा ये कोशिका। इसी के द्वारा दरवाजा समझते हो ना, जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा में दो केवाड़ी होता है ना जी, जब खोलते हैं तो दोनों केवाड़ी ऐसे खुल जाता है, बंद करते दोनों बंद हो जाता है। तो वो ये जो है ना, ये केवाड़ी, ये समझ लीजिए क्या है, ये केवाड़ी समझ लीजिए, ठीक है। ये केवाड़ी का काम करता है कौन? द्वार कोशिकाएं जो होती है किसका काम करता है? केवाड़ी का काम करता है। ये जब बंद हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का वहां से प्रवेश नहीं होता है और जल क्या होता है? वाष्प के रूप में वहां से नहीं निकल पाता है। जैसे आपको घर में हम घुसा के ताला मार दिए तो क्या आप निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे, फिर खोलेंगे तब ना निकलोगे। तो ये द्वार कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, खुलती है, बंद होती है। किसके जैसा? हम लोग एकदम सीधा साधा इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, घर का दरवाजा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हम लोगों का क्या है? और हर एक पत्तियों में याद रखना एक जोड़ा सेम प्रकार का ये कोशिकाएं होती है, जिसको हम लोग द्वार कोशिकाएं कहते हैं। देख लीजिए द्वार कोशिकाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों गार्ड सेल। क्या कह रहा है? प्रत्येक रंध्र में, ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रत्येक रंध्र में एक ही प्रकार की दो कोशिकाएं होते हैं। एक वो रंध्र है, इसमें देखो सेम प्रकार का है इस साइड और इस साइड, तो कह रहा है प्रत्येक रंध्र में एक ही प्रकार के दो कोशिकाएं होती हैं, जिसे द्वार कोशिका कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों, द्वार कोशिका के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है भैया? प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है, खींचता है। खींचने के बाद ये रंध्र क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, फिर प्रकाश मिल गया और जड़ से क्या होता है दोस्तों? जल और खनिज लवण मिलने के बाद क्या करते हैं पेड़ पौधे? उससे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब आइए द्वार कोशिकाओं के हम लोग कार्य को समझते हैं। तो द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाते हैं। द्वार कोशिकाएं क्या होते हैं दोस्तों? फूल जाते हैं, ठीक है, फूल जाते हैं, ठीक है, फूल जाता है, ठीक है। जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाता है और रंध्र क्या होता है? रंध्र का छिद्र ऐसे खुल जाता है। उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं और रंध्र खुल जाता है। खुलने के बाद जैसे ही जल अंदर गया जड़ के द्वारा, तो ये रंध्र क्या होता है? खुल जाता है, ठीक है। जल कहां से जा रहा है? जड़ के द्वारा। जैसे ही जल लेता है तो ये रंध्र का छिद्र क्या होता है? खुल जाता है। खुलने के बाद यहां से क्या होता है? ऑक्सीजन, यहां से क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पास होने के बाद, ठीक है, वो फिर से बंद हो जाता है। दूसरा कार्य क्या होता है द्वार कोशिका का? इसी तरह से जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है, सिकुड़ती का मतलब क्या? जब बचा खुचा पानी बाहर निकल जाता है, बचा खुचा पानी जैसे ही बाहर निकल गया, अब क्या होगा? फिर ये धीरे धीरे ऐसे करके बंद हो जाएगा। कौन? द्वार कोशिकाएं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का द्वार कोशिकाओं के दो कार्य, और ये था द्वार कोशिका का डिफिनेशन दोस्तों। और यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ले लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं विषम पोषी पोषण को। तो आइए थोड़ा सा विषम पोषी पोषण को हम लोग समझ लेते हैं। क्या है विषम पोषी पोषण? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, विषम पोषी पोषण क्या है? विषम पोषी पोषण पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद नहीं बनाता, बल्कि वह भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। उसे हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे एक बात सुनिए दोस्तों, इस चीज को एकदम क्लियरली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसे ही याद हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने मानव लिखा हुआ है, पशु, अमीबा आदि। तो यहाँ पे मानव की बात थोड़ा कर लेते हैं दोस्तों। जब हम लोग चावल की ही बात करते हैं या रोटी की ही बात करते हैं, भोजन तो करते हैं कुछ, चलो अच्छा खाने का मन करता है तो मछली, मुर्गा, अंडा वगैरह ये सब हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा फोकस करिए कि अगर हम लोगों को चावल ही खाना होता है तो हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं? धान के पौधे पर। अगर ठीक ठाक से धान हुआ तो उससे हम लोग चावल निकालते हैं, ठीक है ना? चावल निकालते हैं, उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस होता है वो करने के बाद हम लोग उससे भोजन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को चावल के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ा? उस धान के पौधे पर। तो धान के पौधे पर होना पड़ा यानी दूसरे जीवों पर होना पड़ा। अगर हम लोगों को आलू ही खाना होता है तो आलू के लिए हम लोगों को किस पर डिपेंड करना होता है? किस पर डिपेंड होते हैं दोस्तों? आलू के फसल में। आलू का फसल, आलू का पौधा नहीं हुआ तो आलू हम लोगों को नहीं मिलेगा, यानी आलू के पौधे पर। यानी आलू क्या है? आलू जब हम लोग बनाते हैं तो पौधा उससे पहले होता है, उसके बाद आलू सब्जी निकलता है, अंदर बैठ जाता है। तो वो पौधा जो होता है दोस्तों, उसमें जीव होता है। तो हम लोग किस पर डिपेंड हो रहे हैं? उस आलू के पौधे पर। अगर वही नहीं हुआ, आलू नहीं हुआ तो फिर खाएंगे क्या? अगर हम लोगों को अंडा खाना हो तो हम लोग किस पर डिपेंड होते? मुर्गी पर होते कि नहीं? कि मुर्गी अंडा नहीं देगा तो फिर अंडा हम लोगों को कैसे मिलेगा? तो दोस्तों हम लोग कोई भी चीज खा रहे, कोई भी चीज हम लोग खा रहे हैं, मानव, हम लोग क्या करें? दूसरे जीवों पर निर्भर हो रहे हैं। वैसे ही पशु की बात कर लो, अगर पशु की बात करें हम गाय की, तो गाय को घास चाहिए होता है। घास क्या है? एक पादप है ना, एक पौधे ही है। तो एक पादप है। तो घास भैया, घास तो एक जीव जंतु है, यानी पशु भी उस घास पर डिपेंड हो रहा है। तो जो भी जीव जंतु किसी दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर डिपेंडेड हो, अर्थात निर्भर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं विषम पोषी पोषण करने वाले जीव। विषम पोषी पोषण करने वाले जीव, ठीक है। तो ये था हम लोगों का विषम पोषी पोषण। दोस्तों विषम पोषी पोषण जो होता है, हम लोग विषम पोषी पोषण को 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं दोस्तों? विषम पोषी पोषण को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला जो है प्राणी समपोषी पोषण। पहला क्या है दोस्तों? प्राणी समपोषी पोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउनल न्यूट्रिशन। और दूसरा जो है मृत जीवी पोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉरिबंड न्यूट्रिशन। और तीसरा जो है मेरे भाई लोग परजीवी पोषण, जिसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब आइए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां बात हो रहा है प्राणी समपोषी पोषण का। तो प्राणी समपोषी पोषण क्या कह रहा है? डिफिनेशन कहता है जिस पोषण में जीवधारी अपने भोजन की प्राप्ति ठोस या तरल के रूप में पौधों या जंतुओं से, क्योंकि ये विषम पोषी पोषण है, पौधों या जंतुओं से उत्पादित पदार्थों से करता है। जैसे पौधे से, मान लीजिए पौधे से आम मिला, पौधे से
धान मिला, पौधे से गेहूं मिला, है ना, उत्पादित पदार्थों से करता है, उसे प्राणी समपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, प्राणी समपोषी पोषण कहते हैं। सभी विकसित जीव जंतु इसके अंतर्गत ही आता है दोस्तों, जैसे मानव, पशु पशु पक्षी, मेंढक आदि। जैसे देखिए दोस्तों, डिफिनेशन तो हम लोगों ने देखा। अगर डिफिनेशन से नहीं समझ में आया तो इसको आइए सरल करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग को चावल ही खाना होता है तो चावल ठोस होता है ना दोस्तों, ठोस होता है, उसको हम लोग मुंह में लेते, चबाते, चबा के अंदर लेते हैं। ठीक है, भोजन ग्रहण करते तो वो ठोस। जल हम लोग पीते हैं दोस्तों, जल कैसा होता है, तरल। तो कहता है कि किसी जीव या जंतुओं से, ठीक है, किसी जीव या जंतुओं से, जैसे जूस पिए, आम का जूस पिए, अनार का जूस पिए, तो वो भी किसी जीव से ही प्राप्त होता है। जैसे दूध पिए तो गाय पर डिपेंड होना पड़ता है दोस्तों। तो ठोस या तरल, ठोस या तरल, ठोस या तरल पदार्थों को हम लोग ग्रहण करते हैं। और दोस्तों याद रखना, प्राणी समपोषी पोषण वाले जीव जो होते हैं, भोजन का पाचन जो करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण शरीर के अंदर करता है दोस्तों। कहां, शरीर के अंदर करता है। एक चीज ये भी याद रखना कि जितने भी आपका प्राणी समपोषी पोषण होगा, हम लोग कुछ खाते हैं तो अंदर ही ना उसको पचाते हैं भैया, अंदर ही ना निगलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, ये सब जो है दोस्तों, ये सब जितने हैं पशु पक्षी मेंढक, जितने भी विकसित जीव जंतु हैं, सभी आपका प्राणी समपोषी पोषण है। क्योंकि ये क्या करता है, अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं से उत्पादित पदार्थों को ग्रहण करता है, चाहे वो ठोस हो या फिर वो द्रव हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई लोग, हम लोग बोलते हैं प्राणी समपोषी पोषण कहते हैं। प्राणी समपोषी पोषण जो होता है दोस्तों, इसमें 4 चरण होते हैं। एक अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने चावल लेके बैठा, खाना लेके बैठा, तो खाना को हम लोग क्या करते हैं, खाना शुरू करते हैं, मुंह में लेते हैं, और मुंह में लेने के बाद उसको अंदर ले लेते हैं। क्या करते हैं, अंदर लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्ग्रहण कहते हैं। और ये प्राणी समपोषी पोषण में ही ये प्रक्रिया होती है, हर किसी में नहीं होती है। दूसरा पाचन दोस्तों, जो भोजन हम लोग लेते हैं दोस्तों, जो भोजन हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं, क्या करते हैं, वहां पे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, वहां पे डाइजेस्ट होता है, पचता है। पचने का भी काम कहां होता है, अंदर ही होता है। और चौथा है दोस्तों अवशोषण, जो भोजन पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से पच जाए। क्या होता है, जो भोजन पूरी तरह से पच जाए, वो क्या होता है दोस्तों, उस पचे हुए भोजन को क्या करता है, रक्त यानी खून उस पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। जिसके कारण हम लोगों को क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, उसको खींच लेता है, जो पूरी तरह से पच जाता है, घुल जाता है। क्या करता है, घुल जाता है पूरी तरह से पच के। और यहाँ पे अंतर्ग्रहण में क्या करते हैं, अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील कर लेते हैं अंदर में, है ना। तो ये पाचन में क्या करते हैं, अघुलनशील पदार्थों को घुला देते हैं, पूरी तरह से पचा देते हैं। पचाने के बाद वो पूरी तरह से जो पच जाता है, उसको रक्त क्या करता है, खींच लेता है। ठीक है, खींच लेता है और शरीर के अनेक कोशिकाओं तक ले जाता है, जिसके कारण हम लोगों को क्या मिलता है दोस्तों, एनर्जी मिलता है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट प्रोसेस जो होता है दोस्तों, वो होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, सुबह सुबह नहीं करते हो क्या, सुबह सुबह करते हो, फिर कभी फिर दिन में 4-5 बार
पेशाब वगैरह भी करते हैं, टॉयलेट वगैरह करते हैं, सुसु करते हैं कि नहीं, तो थूकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, नाक से कचड़ा उचड़ा निकालते ही नहीं, ये सब जितना है सारा उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन। यानी शरीर के अंदर से जो भी चीज बाहर निकल रहा है, शरीर के अंदर से जो भी चीज, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। एक चीज करना दोस्तों, पर डे कम से कम एक बार तो लेटरिंग जरूर करना, नहीं तो भाई वो अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ हमारे अंदर अगर रह जाएगा, बचा खुचा पदार्थ हमारे अंदर रह जाएगा, तो उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। इसलिए पेट साफ तो सब साफ। तो यहां कह रहा है उत्सर्जन, जो पूरी तरह से नहीं पचता है, जो पूरी तरह से पच जाता है, उसको तो अवशोषित कर लेता है, रक्त के द्वारा, खून के द्वारा खींच लिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, जो पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से नहीं पचता है, जो पूरी तरह से नहीं पचता है, उसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। और अपशिष्ट पदार्थ मतलब समझिए बचा खुचा पदार्थ। और जो बचा खुचा पदार्थ है ना भैया, उस बचे खुचे पदार्थ को हम लोग गुदा द्वार की सहायता से भी निकाल देते हैं, पेशाब मूत्र मार्ग से भी निकाल देते हैं, मुंह से भी थूक देते हैं, नाक से भी निकाल देते हैं, पसीना भी निकल जाता है। ये सब आपका सारा क्या है? बचा खुचा पदार्थ है। और ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है दोस्तों, बल्कि हानिकारक होता है। ज्यादा देर तक अगर पेशाब ही रोक के रखोगे तो किडनी पर डायरेक्ट असर पड़ता है। किडनी पर क्या पड़ेगा दोस्तों? डायरेक्ट असर पड़ेगा, और धीरे धीरे किडनी का क्षय होना शुरू हो जाएगा। और किडनी वृक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, किडनी क्षय होना शुरू हो जाएगा। क्षय मीन्स धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या आप जीवित रह सकते? नहीं रह सकते। इसलिए उत्सर्जन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बचे खुचे पदार्थों को जो पूर्ण रूप से पचता नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकाल ही दो। चाहे वो लेटरिन के द्वारा हो, चाहे वो पेशाब के द्वारा हो, जैसे भी हो दोस्तों उसको निकाल दो, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे अंदर बैठ जाता है। बैठ जाने के कारण धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है भैया। एकदम बड़ा से बड़ा बीमारियां हो जाती है। आप पर डे अगर आपने पैखाना नहीं किया, लेटरिंग नहीं किया, तो क्या क्या और हो जाता है देखिए, बवासीर जैसी बीमारियां हो जाती है। इसलिए पर डे दोस्तों उत्सर्जन करिए, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करिए, है ना। अपशिष्ट पदार्थों का क्या करना है? उत्सर्जन करना है। ठीक है दोस्तों, और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करोगे, कम से कम दिन भर में 5 से 7 लीटर पियो, ताकि कोशिकीय क्रियाएं, क्योंकि अगर जल हमारे शरीर के अंदर नहीं रहेगा तो कोशिकीय क्रियाएं नहीं हो पाएगी, और कोशिकीय क्रियाएं नहीं होगी दोस्तों तो ये सब काम कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए, हमको जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अब हम लोग समझने वाले हैं कि प्राणी संपोषी पोषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग आइए प्राणी संपोषी पोषण को भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे, यानी वर्गीकृत करने वाले हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे करते। ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि भोज्य पदार्थों के आधार पर, भोज्य पदार्थ समझते हो ना, खाने वाला पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है भोज्य पदार्थों के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। तो आइए पहले हम लोग शाकाहारी को समझते हैं। दोस्तों जो जीव पादपों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो जीव अपना भोजन किससे? पादपों से प्राप्त करता है। ठीक है, जो क्या करता है? पादपों से अपना भोजन प्राप्त करता है दोस्तों, उस प्रकार के जीव को हम लोग शाकाहारी जीव कहते हैं।
जैसे अगर बात करें तो गाय, गाय क्या करता है दोस्तों, घास पुष्प खाता है। बकरी की बात करूं तो बकरी भी घास पुष्प खाता है ना, पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं। अगर हिरन की बात करूं तो घास पुष्प खाते हैं। तो ये सब जो है दोस्तों आपका क्या है, शाकाहारी जीव है। अगर आप बात करोगे अब मांसाहारी की, तो जो जीव दूसरे जीवों पर, जीवों नहीं, जीवों में किस क्या, जंतु पर, जो जंतु दूसरे जंतु पर डिपेंडेड हो, निर्भर हो, यानी दूसरे जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है दोस्तों, उसको हम लोग मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे शेर की बात करो तो शेर किसको खाता, हिरन। जो भी जीव, जो भी जंतु मिलता है उसको खा लेता है। वैसे ही अगर आप गिद्ध की बात करोगे तो गिद्ध भी साग सब्जी नहीं खाता, गिद्ध भी मांस खाता। जो जीव केवल मांस खाता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों, मांसाहारी जीव कहते हैं। और जो उसके बाद आता है सर्वाहारी। तो मांसाहारी में कौन कौन से जीव आ जाएंगे, आपका शेर आ जाएंगे, आपका भेड़िया आ जाएंगे, आपका गिद्ध आ जाएंगे, एक्सेट्रा। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई लोग सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब ही समझ में आता है जो सब कुछ खाता है, जो मांस भी खाता है, जो साग सब्जी भी खाता है, जो मांस को भी पचा सकता है, जो साग सब्जी को भी पचा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। यानी जो जीव पादपों और जंतुओं दोनों को अपने भोजन के रूप में लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंसान होता है, मानव होता है। क्योंकि मानव जो होता है ना दोस्तों, मानव मांस को भी पचा लेता है और मानव साग सब्जियों को भी पचा लेता है। इसका मतलब मानव से बड़ा कुछ नहीं है। मानव सर्वाहारी, सबसे बेस्ट सर्वाहारी कौन, मानव। ठीक है, तो सर्वाहारी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा, मानव होगा। क्योंकि मानव जो होता है साग सब्जियों यानी पादप और जंतु दोनों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं विषम पोषी पोषण के दूसरे प्रकार को समझते हैं, जिसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई लोग, मृत जीवी पोषण कहते हैं या फिर मॉरिबंड न्यूट्रिशन। तो कहता है जिस पोषण में जीवधारी अपने भोजन की प्राप्ति सड़े गले या मृत पदार्थों से करता है उसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे गोबर जहां पड़ा होता है, गोबर वगैरह जहां पड़ा होता है वहां से मशरूम निकल जाता है। तो मशरूम किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, कवक। सॉरी आप मशरूम को देखेंगे तो मशरूम क्या होता है, एक मृत जीवी का उदाहरण है। सबसे बढ़िया मशरूम मृत जीवी का उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि वो सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन के रूप में लेता है। सड़े गले पदार्थों को क्या करता है, अपने भोजन के रूप में लेता है। वैसे ही बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, बैक्टीरिया भी क्या करता है, सड़े गले भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है, सड़े गले भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, उसको हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अपना भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे भाई लोग क्या, परजीवी पोषण। क्या आता है, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसको बोलते हैं, कहता है जिस पोषण में जीवधारी अपने भोजन की प्राप्ति दूसरे जीव के शरीर के बाहर
या अंदर से करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जूं जो सर में होता है, सर में बाल बढ़ जाने के कारण, अधिकतर ये चीज जो होता है ना लड़कियों में होता है। जूं किस में होता है? लड़कियों में होता है। बड़ी बड़ा बड़ा बाल रखती है ना, दिमाग तो ऐसे उतना ज्यादा होता नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या बहुत बड़ा बड़ा बाल रखने के कारण क्या होता है, बढ़िया से वो लोग अपने सर को साफ नहीं कर पाता है। और दिन में 4-5 बार जब कंघी लगाती है ना, तो उस टाइम देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जूं निकलती है। ठीक है ना दीदी लोग? तो भैया जू जो होता है हमारे शरीर के बाहर से ही भोजन ग्रहण करता है। और भोजन अंदर से कैसे करेगा? यानी जो जीव बाहर से, जैसे आप मच्छर को ले लीजिए, मच्छर जो होता है दोस्तों हम लोगों के शरीर के बाहर से क्या करता है, डंक मारता है और वहां से खून निकलता है। ठीक है ना? तो ये उसी तरह से गोल कृमि पेट में, देखिए वही बात बोले ना कि सही से अगर आप के शरीर के अंदर जो पूर्ण रूप से पचा नहीं है, जो आपने अंतर्ग्रहण किया है, जो भोजन आपने खाया है वो ठीक तरह से आपने उत्सर्जित नहीं किया है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बैठ जाता है। बैठ जाने के कारण वहीं से भाई गोल कृमि, फीता कृमि उत्पन्न हो जाता है। और ये गोल कृमि जो होगा ये पेट के अंदर ही भोजन करता है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों उसी को ये सब खाता है। इसलिए इस सब को हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। यानी हम तो दूसरे जीवों पर डिपेंडेड हैं और हमारे भोजन जो हम लोग भोजन अंदर लेते हैं उस पर भी कोई जीव डिपेंडेड होता है, निर्भर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण कहते हैं दोस्तों। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जूं जो होता है सर में, गोल कृमि जो पेट में, फीता कृमि जो पेट में होता है। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मेरे भाई लोग और दीदी लोग इसका एकदम अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नोट नहीं किए हैं तो ले लीजिए।